चलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ, चलो लास्ट लेक्चर में क्या किया था हमने? लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हमारे जो हाइड्रोजन एटम का हमारा क्या है, स्पेक्ट्रा। तो हाइड्रोजन एटम का जो स्पेक्ट्रा है उसका पूरा एक्सप्लेनेशन हमने देखा था, ठीक है। और साथ ही साथ कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व किए थे, फॉर्मूला राइट किए थे। अभी हम देखने जा रहे हैं लिमिटेशन ऑफ बोहर्स मेथड मॉडल। तो बोहर की जो मॉडल है उसके लिमिटेशंस क्या है? अभी हमने देखा कि पहले हमें किसने एटम के बारे में बताया, किसने एटम का शेप वगैरह दिखाने की कोशिश की, जे थॉमसन ने। उसके बाद रुथरफोर्ड ने, उसमें थोड़ा चेंज करके बोहर में। अभी ये जो एटम एक ऐसी चीज है, जब ये इन सब साइंटिस्ट के हाथ में आया था ना टॉपिक, तो सबने ये नील बोहर उसमें से पहला था जिसने ये हमें एक प्रॉपर एटम की अच्छे से इंफॉर्मेशन दी थी। तो उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट इसमें जुड़ गए थे। तो एटम्स के बारे में आपको और सबकी थियरीज भी मिलेगी, सबकी लिमिटेशन भी मिलेगी। करते 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 हम फाइनल स्ट्रक्चर पे पहुंचेंगे। तो अभी देखते हैं लिमिटेशन ऑफ बोहर मेथड। तो बोहर के मॉडल जो है उसमें क्या लिमिटेशन है? तो पहली चीज है कि वो हमारे जो क्या है उसके लाइन स्पेक्ट्रम। तो लाइन स्पेक्ट्रा जो है कैन नॉट एक्सप्लेन डबलेट्स और ट्रिपलेट्स और H लाइन, H मतलब हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम। या ये डबलेट और ट्रिपलेट्स क्या होता है? तो ये एक्चुअली आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मुझे आपको समझाना है, इसलिए थोड़ा मैं आपको आपका आगे मतलब ये कॉलेज की बात है, अभी आपको 11-12 में नहीं है, लेकिन शायद क्या पता आपके JEE नीट में काम आ जाए, तो अच्छे से समझ लो। डबलेट्स और ट्रिपलेट्स क्या होते हैं? आपके ये लाइन स्पेक्ट्रा होते हैं। हमने क्या देखा, लाइन स्पेक्ट्रा मिलते हैं हमें, ये मिले थे, ठीक है, इस तरह से, फिर इस तरह से अलग अलग लाइन स्पेक्ट्रा सारे मिले थे हाइड्रोजन के। तो ये लाइन स्पेक्ट्रा को आप और ज्यादा डीप में जाके पढ़ोगे, मतलब कि और ज्यादा उसको अंदर से स्टडी करोगे, तो आपको पता चलेगा कि एक हाइड्रोजन, कई बार हाइड्रोजन का एक लाइन स्पेक्ट्रा है ना, वो डबलेट या ट्रिपलेट, मतलब हर एक स्पेक्ट्रा एक साइज का है, इसका सपोज इतना है, तो वो डबलेट देगा। डबलेट मतलब कि इससे डबल, ट्रिपलेट मतलब कि ये इसका 3 हो सके ऐसा। तो ये डबलेट और ट्रिपलेट जो देता है वो नेचुरल जो इसका है वो हमें इस बोहर के इतने सिंपल मॉडल से पता नहीं चलता है। साथ ही साथ आपका जब ये हाइड्रोजन एटम सारे होते हैं, हाइड्रोजन एटम के लाइन स्पेक्ट्रस, वो उसमें क्या होगा कि जब भी उसका ट्रू इलेक्ट्रॉन उसके अंदर होंगे, मतलब कि ये हाइड्रोजन या हीलियम प्लस या लिथियम प्लस 2, इन सब में क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात है। तो अगर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, हाइड्रोजन की जगह हीलियम भी हो, तो भी लाइन स्पेक्ट्रा में हीलियम का नहीं मिलता है, सिर्फ किसका मिलता है, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो उसका। बाकी सारे एलिमेंट का हम क्या करेंगे, है ना, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन थोड़ी एग्जिस्ट करता है, इलेक्ट्रॉन तो कितने होंगे क्या सभी एलिमेंट में, तो उसका हम क्या करेंगे? तो इसलिए ये भी वर्क नहीं करता। इट डज नॉट अप्लाई on elements having more than 1 electron। तीसरा, जब ये हमारा स्पेक्ट्रा है वो मैग्नेटिक इफेक्ट या फिर इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट है आपकी कौन सी इफेक्ट थी वो, यस, जीमैन इफेक्ट। और इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है आपकी स्टार्क इफेक्ट, उसके इफेक्ट में आते हैं तो आपके स्पेक्ट्रा स्प्लिट होते हैं। स्प्लिट मतलब कि ये एक लाइन जो अगर बिखर जाए 3-4 लाइन, इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग। तो स्पेक्ट्रा स्प्लिट होते हैं। वो स्प्लिट क्यों होते हैं ये भी ये
कर पाता है। तो splitting, it does not explain splitting of spectra under magnetic then Zeeman effect and electric field यानी स्टार इफेक्ट। तो ये भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। उसके बाद उसने टॉपिक बताया कि जो एटम्स है, एटम्स की क्या एबिलिटी है, सारे एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो इट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ एटम्स फॉर्म्स मॉलिक्यूल। बहुत सारे एटम्स मिलके मॉलिक्यूल किस तरह से बनाते हैं, ये भी हमारे बोहर का जो मॉडल है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये 4 चीजें हैं जिसको आप लिमिटेशंस बोल सकते हो बोहर के मॉडल की। अभी जब इसमें लिमिटेशन आई तो किसकी जरूरत पड़ेगी, ऑब्वियसली किसी नए थ्योरम की आपको जरूरत पड़ेगी। अब तक हम काम किस पे कर रहे थे, बोहर ने जो आके बात करी या प्लांक जो आया वो सब किस पे बात कर रहे थे, ड्यूअल नेचर ऑफ वेव। वी वर टॉकिंग अबाउट ड्यूअल नेचर ऑफ वेव। अभी जो ड्यूअल नेचर ऑफ वेव के ऊपर थियरी है वो एक लिमिट तक चली, उसके बाद उसके लिमिटेशंस आ गई। तो अब भैया हमें जरूरत पड़ी कि अच्छा जब वेव का ड्यूअल नेचर है तो शायद पार्टिकल का भी ड्यूअल नेचर होगा। तो ये बात किसके दिमाग में सबसे पहले आई, तो एक साइंटिस्ट हमारे डी ब्रोगली, उसने बताया। हम स्टार्ट करते हैं, ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल। ओके, तो पार्टिकल यानी कि मैटर। तो आपको क्या पता चला कि आपको पहले से पता था कि आपका कोई भी रेडिएशन है वो 2 नेचर का हो सकता है, एक वेव फॉर्म, दूसरा पार्टिकल फॉर्म। अभी जो डी ब्रोगली करके एक साइंटिस्ट है, इन्होंने बताया कि भैया सिर्फ हमारे रेडिएशन के 2 नेचर ऐसा नहीं है। हमारा जो मैटर है, ये चौक है, ये घड़ी है, अगर कोई एक बॉल यहाँ पे पड़ा होता, कुछ भी है, सबके 2 नेचर है। हर एक चीज 2 दुनिया में है, सबके 2 नेचर है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। अभी आप कहोगे अरे मैडम क्या पागलों जैसी बातें करते हो, ये घड़ी थोड़ी ना ऐसे तैरेगी वेव की तरह, है ना। तो इसके लिए उसने हमें पूरी थियरम बताई है। थियरम नहीं बोल सकते हम उसको, बोल सकते हैं उसने हमें सजेशन दिया है, थीसिस दी है। थीसिस का मतलब होता है सजेशन देना कि भैया ऐसा हो सकता है। अब चाहो तो मानो, चाहो तो ना मानो, मैं कोई पक्के से नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा हो सकता है। तो उसने ये थीसिस दी कि आपका जो पार्टिकल, अच्छा इलेक्ट्रॉन के बारे में उसने समझाया कि एक इलेक्ट्रॉन आप ले लो, सिंपल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है me, वो मुझे याद नहीं, लेकिन शायद 9.1 × 10⁻³ और समथिंग होता है। और उसकी जो स्पीड होती है वो शायद 2.2 × 10⁶ मीटर/सेकंड जितनी होती है। अभी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो, -35 के पावर में, तो कितना छोटा सा मास होगा वो। आपको दिखेगा तो क्या कहीं पे डिटेक्ट भी नहीं होगा कि इसका कोई मास है। इलेक्ट्रॉन का आपको बिल्कुल बिना मास का, मास लेस लगेगा, उतना कम उसका मास है, यानी कि बिल्कुल मास ही नहीं है, ऐसा समझो। और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है, आपकी लाइट की स्पीड आपको पता है, लाइट की स्पीड क्या है, 3 × 10⁸ तो भैया इन दोनों की स्पीड की पावर में तो छोटा ही डिफरेंस है, सिर्फ
1 हमारे इलेक्ट्रॉन का कोई मास नहीं है ऐसा हमें लगता है, क्योंकि बहुत ही बहुत 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 कम मास है, तो वो एक मासलेस पार्टिकल हो गया। प्लस उसकी स्पीड कैसी है 2 × 10⁶ जितनी, तो वो अगर यहाँ से मूव करेगा तो वो इतनी स्पीड में जाएगा और बिना किसी मास का होगा, तो वो कैसा लगेगा जैसे फट से यहाँ से वहां लाइट चली गई लगेगा ना। यहाँ से अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन गया तो ऐसे जूम करके चला जाएगा, क्या लगेगा आपको कि एक लाइट गया वहां से। तो लाइट किस नेचर की होती है, तो लाइट वेव नेचर की होती है। तो इसीलिए इसने क्या बताया कि हमारा जो, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन लगेगा, लेकिन सपोज अगर आप अपनी कार वगैरह की बात करो, आपकी जो कार होगी, कार भी दोनों नेचर शो करती है, लेकिन कार का क्या होगा, मास बहुत कम रहेगा, ज्यादा रहेगा, सॉरी मास बहुत ज्यादा रहेगा। इसीलिए जब आप उसकी लैम्बडा फाइंड करते हो, लैम्बडा मतलब वेवलेंथ, कोई भी वेव किससे पता चलता है, वेवलेंथ से, तो आपको उसकी वेवलेंथ ना बहुत कम मिलेगी, क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से आपको आंखों से दिखता नहीं है वो वेव की तरह, लेकिन नेचर उसका होता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन का उसने हमें क्या बताया कि वेव नेचर। तो जैसे फोटोन, फोटोन क्या पार्टिकल है, फोटोन कौन से पार्टिकल है, रेडिएशन के पार्टिकल, लाइट में जो पार्टिकल्स होते हैं उसको फोटोन कहते हैं। तो फोटोन जैसे उसका वेव नेचर है, फिर भी उसका अपना मास होता है फोटोन का, उसी तरह से हमारे इलेक्ट्रॉन जो है यानी हमारा मैटर जो है उनका भी मास है, फिर भी उसके पास अपनी क्या होगी, वेवलेंथ। जो मास ज्यादा होने से कम होने लगती है। अभी ये जो हमारा उसने बताया डबल ड्यूअल नेचर, वो उसने किससे रिलेशन बताया, तो उसकी जो हमें क्या बताया, वेवलेंथ होनी चाहिए पार्टिकल की। तो वेवलेंथ उसने बताया कि वेवलेंथ आप रिलेट कर सकते हो किसी भी मैटर की उससे, उसके मोमेंट मतलब कि मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो आप इसके मोमेंटम से रिलेट कर सकते हो, लैम्डा h/mv फॉर्मूला से। समझ में आया, मतलब क्या बताया उसने हमें कि आपका जो पार्टिकल होगा, सपोज इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी लैम्डा आपको किससे मिलेगी, h/ उसका मास इनटू वेलोसिटी करोगे तो mv p होता है, यानी h लैम्डा h/p। तो इस तरह से आपको अलग अलग चीजें जो आपकी होगी मास वाली, उसके लैम्डा आप फाइंड कर सकोगे। ठीक है, तो अभी ये पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव नेचर का है। जैसे ही ये पता चला कि जैसे आपका माइक्रोस्कोप होता है वो लाइट में वर्क करता है, वैसे इलेक्ट्रॉन को यूज करके भी आप माइक्रोस्कोप बना सकते हो। और वो जो बनता है इलेक्ट्रॉन से बना हुआ माइक्रोस्कोप, वो बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट, बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड इंस्ट्रूमेंट हमें मिला, जो पहले जो माइक्रोस्कोप थे उससे ज्यादा। मतलब जैसे ये पता चला ना कि इलेक्ट्रॉन का भी ड्यूअल नेचर है, तो इलेक्ट्रॉन को यूज करके इतने सारे हमारे इंस्ट्रूमेंट बने कि जिसने आगे साइंस को या फिर हम बोल सकते हैं क्वांटम फिजिक्स को स्टडी करने में हमें बहुत ही हेल्प किया। तो अभी इसका ड्यूअल नेचर हमारा कंफर्म हो गया। अभी ड्यूअल नेचर के रिलेटेड कुछ सम्स देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो सम्स जो हमारे पास कुछ इस तरह है। पहला जो है प्रॉब्लम नंबर 2.12, उसने आपको बताया है कि what will be the wavelength of ball। 2.12 वेवलेंथ फाइंड करनी है किसी बॉल की जिसका मास कितना है 0.1 किलोग्राम। 0.1 किलोग्राम यानी 0.1 into 1000 ग्राम इज इक्वल टू 100 ग्राम। ओके, फिर आपको उसकी वेलोसिटी दी है 10 मीटर सेकेंड इनवर्स। लैम्डा कैसे मिलता है, अभी बताया h/mv। तो h/mv करो तो h की वैल्यू है 6.6
6.626 इंटू 10⁻34। डिवीजन में मास है 100 इंटू लिमिट हमारी वेलोसिटी है 10। तो इसकी जब आप कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पे नीचे क्या हो गया 6.626 इंटू 10⁻34, नीचे 1000 इन 10⁻3, ये ऊपर जाएगा तो माइनस, तो 6.626 इंटू 10⁻34 इंटू 10⁻3, तो 6.626 इंटू 10⁻37 आपको इसकी वेवलेंथ मिली। किसमें मिली? मीटर में, क्योंकि हम मीटर में चले आ रहे हैं। अभी सोचो मीटर का कितना हिस्सा करना है आपको, तो 0.00000037 तक, फिर 6626 जितना टुकड़ा करना है 1 मीटर का, तो कितना छोटा हो जाएगा। तो मतलब कि वेवलेंथ, तो अगर आपकी कार यहाँ पे पड़ी होगी तो उसकी वेवलेंथ उतनी होगी जितनी वेवलेंथ, मतलब वो वेव जो मूव करेगा यहाँ से जितना उसका मेजर मिलेगा उतना। आपको क्या दिखेगा? इतनी सी मूवमेंट आपको दिखेगी? कभी नहीं दिखेगी। इसलिए आपको कार जो है उसकी वेवलेंथ, सॉरी बॉल जो है उसकी वेवलेंथ नहीं दिखती है, क्योंकि उसका मास ही इतना ज्यादा है। ये प्रूव हो गया। अभी दूसरा पूछा है आपको, प्रॉब्लम नंबर 2.30। उसमें हमें बताया है द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 into 10⁻31। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बताया है Nt इज इक्वल टू 9.31 into 10⁻31 kg में। हाँ, और इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, इसको ग्राम में कन्वर्ट करो तो 9.31 into -34 ग्राम, सॉरी हाँ -34 ही होगा ना, नहीं +3 करोगे तो +3 तो -28 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, चलो अभी दूसरा आपको दिया है कि उसका क्या दिया है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू है हमें 3 into 10⁻25 जूल। तो कैलकुलेट वेवलेंथ। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला रखो पहले। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 mv²। ओके, आपके पास इसमें m है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको v चाहिए, तो आप क्या करोगे, वैल्यूज रख दो सारी। 3 into 10⁻25 is equal to 1/2 mv 9 point, हम एक काम करते हैं इसको किलोग्राम में ही रहने देते हैं। 31 into 10⁻31 into v²। तो v is equal to क्या हो जाएगा, v² is equal to, ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में 2 into 3 into 10⁻25, डिवीजन में 9.31 into 10⁻31। तो v क्या होगा, इसका रूट निकालना पड़ेगा। तो इसका अगर आप रूट निकालोगे तो आपको v क्या मिलेगा, ठीक है, v इसका रूट निकालने से मिलेगा तो v की वैल्यू हमें मिल रही है 812 मीटर सेकेंड इनवर्स। वेलोसिटी मिल गई। अब वेलोसिटी मिलने के बाद लैम्डा मिलना इजी है इस फॉर्मूला से। ठीक है, तो हम वेलोसिटी इसकी फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करोगे वेलोसिटी, v इज इक्वल टू हो जाएगा m लैम्डा अपॉन h, यानी 9.31 into 10⁻31 into, सॉरी हमें लैम्डा को ही फाइंड करना है ना, तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। तो h कितना है 6.626 into 10⁻34, डिवीजन में m 9.31 into 10⁻31 into v कितना मिला 812 मीटर सेकेंड इनवर्स। पूरी कैलकुलेशन करने के बाद आपको जो इसका आंसर मिलता है इट इज 812, सॉरी
8,967 एंगस्ट्रॉम। क्या मिलेगा? 897 एंगस्ट्रॉम। तो आपको लैम्डा की वैल्यू इसमें से मिल गई। तो ये दोनों सम्स अभी थर्ड कैलकुलेशन में मिली है 2.14। बहुत ही इजी सम्स है, सारे फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखने हैं। थर्ड इज 2.14। 2.14 में आपको बताया है कैलकुलेट द मास ऑफ अ प्रोटॉन। मास नहीं पता है। विथ वेवलेंथ 3.6 एंगस्ट्रॉम। लैम्डा क्या है? 3.6 एंगस्ट्रॉम। तो आपको पता है m इज इक्वल टू क्या होता है? हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू क्या है? h/mv। तो m इज इक्वल टू क्या होगा? v लैम्डा अपॉन h। अभी आपको लगेगा कि वेलोसिटी तो नहीं दी है मैंने, वेलोसिटी कहां से निकालेंगे? फोटोन किसका पार्टिकल है? लाइट का। और लाइट की वेलोसिटी क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर दो। 3 × 10⁸ इंटू 3.6 इंटू 10⁻⁻10 क्योंकि एंगस्ट्रॉम है। डिवीजन में 6.626 इंटू 10⁻34। तो लास्ट जो आंसर आपको मिलेगा वो हमारा इसका मास का है 6.135 इंटू 10⁻29 kg। ये आपको खुद से कैलकुलेट करना है। तो आज यही तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम एक और नया टॉपिक सीखेंगे, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जो है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। वो देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। होमवर्क अच्छे से समझ लो। होमवर्क आपको करना है, जितने फॉर्मूलाज मैंने आप तक करवाए हैं, फॉर्मूला सारे आपको लिखने हैं 5 टाइम्स। याद होना चाहिए, लैम्डा फाइंड करना हो तो क्या, मास फाइंड करना हो तो क्या, सब कुछ। और टुडेज वर्क आज जो मैंने लेक्चर में करवाया वो 2 टाइम्स लिखना है, चाहे थियरम्स हो चाहे सम्स हो। ओके, और ये कंपलसरी है। ये होमवर्क अगर आपका नहीं होगा तो इसकी फिर आपके यूनिट टेस्ट पे होगी, ये याद रखना। ठीक है, चलो अभी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।